वो पल जब बहस खत्म हो चुकी है, कमरे में खामोशी है, या शायद आप अपनी कार में अकेले घर जा रहे हैं और आपका दिमाग उस पूरी कन्वर्सेशन को हजारवीं बार रिप्ले कर रहा है। मुझे यह कहना चाहिए था। मैं उस वक्त चुप क्यों रह गया? उसने मेरी बात को कैसे तोड़ मरोड़ दिया? आप सिर्फ बहस नहीं हारे हैं, आप खुद अपनी ही नजरों में थोड़ा सा कम हो गए हैं। एक ऐसा एहसास जो किसी भी हार से ज्यादा चुभता है। हम सोचते हैं कि जो जोर से बोलता है या जिसके पास ज्यादा फैक्ट्स होते हैं वही जीतता है। यह एक धोखा है। जीतना आवाज का नहीं, कला का खेल है। एक ऐसी कला जिसे मेहंदी हसन जैसे वर्बल ग्लैडिएटर्स ने एक गेम में बदल दिया है। यह किताब आपको अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाएगी। यह आपको बहस के वह अंधेरे नियम सिखाएगी जो आपका अपोनेंट आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और आपको पता भी नहीं। यह आपके दिमाग को एक अखाड़े में बदलने का मैनुअल है जहां शब्द हथियार है। आपका स्वागत है ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, पहले मुक्का मारो। ओपनिंग सल्वो बहस एक बॉक्स मैच की तरह है और मैच के पहले 30 सेकंड अक्सर पूरे मैच का नतीजा तय कर देते हैं। मेहंदी हसन कहते हैं कि आपको हमेशा पहला मुक्का मारना है। आपको बहस को शुरू नहीं करना, उसे लॉन्च करना है। इसका मतलब है कि आपकी ओपनिंग लाइन कमजोर और डिफेंसिव नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह सब हारने वालों की भाषा है। आपकी ओपनिंग लाइन एक बम की तरह होनी चाहिए। एक चौंकाने वाला फैक्ट, एक प्रोवोकेटिव सवाल या एक साहसिक दावा। एग्जाम्पल, एक टीम मीटिंग में सब लोग एक फेल हुए प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। एक इंसान कह सकता है, मुझे लगता है कि हमारी प्लानिंग में कुछ कमी थी। कमजोर। एक स्ट्रेटजिस्ट कहेगा, फैक्ट, इस प्रोजेक्ट पर हमने 500 घंटे और 1 लाख रुपए बर्बाद किए हैं। अब सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी थी। सवाल यह है कि हम दोबारा यह गलती करने से कैसे बचेंगे। ताकतवर। दूसरे इंसान ने तुरंत पूरी कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जब आप एक ताकतवर शुरुआत करते हैं तो आप सिर्फ बहस शुरू नहीं कर रहे, आप बैटलफील्ड तय कर रहे हैं और अपने अपोनेंट को आपके मैदान पर आकर खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अपनी अगली बातचीत या आर्गुमेंट से पहले अपनी ओपनिंग लाइन तैयार कीजिए। पहले मुक्के की तैयारी हमेशा पहले से की जाती है। चैप्टर 2, द एड होमिनम फैलेसी। यह बहस का सबसे आम और सबसे गंदा ट्रिक है। जब आपका अपोनेंट आपके तर्क आर्गुमेंट का जवाब नहीं दे पाता तो वह आप पर यानी इंसान पर हमला करना शुरू कर देता है। तुम्हें क्या पता, तुम तो हमेशा गलत होते हो, पहले अपनी शक्ल तो देखो। इसे एड होमिनम फेलोसी कहते हैं। यह एक धुएं का गुब्बार, स्मोक स्क्रीन बनाने जैसा है। इसका मकसद असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है और आपको डिफेंसिव बनाना है। जैसे ही आप अपनी सफाई देने लगते हैं, आप जाल में फंस जाते हैं। आप बहस हार चुके होते हैं। एग्जाम्पल, एक राजनीतिक बहस में एक नेता दूसरे से पूछता है, आपकी सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए क्या किया? दूसरा नेता जवाब देने की बजाय कहता है, यह सवाल वह पूछ रहे हैं जिनकी पार्टी ने 70 साल तक देश को लूटा। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने सवाल पूछने वाले के चरित्र पर हमला कर दिया और ऑडियंस का ध्यान बेरोजगारी से हटकर भ्रष्टाचार पर चला गया। इस जाल से कैसे बचें? शांत रहिए। पर्सनल अटैक को इग्नोर कीजिए और कंजर्वेशन को वापस असली मुद्दे पर ले आइए।
मेरे चरित्र पर बात करने की बजाय क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? बेरोजगारी का क्या हुआ? आपने उसके हथियार को उसी के सामने बेकार कर दिया। चैप्टर 3 द स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट। यह एड होमिनम का ही एक चालाक भाई है। द स्ट्रॉ मैन पुतले का तर्क। इसमें आपका अपोनेंट आपके असली तर्क से नहीं लड़ता, वो आपके तर्क का एक कमजोर तोड़ा मरोड़ा हुआ वर्जन एक पुतला बनाता है और फिर उस पुतले पर हमला करता है और फिर ऐसा दिखाता है जैसे उसने आपके असली तर्क को हरा दिया हो। यह बहुत असरदार है क्योंकि यह सुनने वाली ऑडियंस को लगता है कि आपका आर्गुमेंट बहुत ही बेवकूफी भरा था। एग्जाम्पल, आप कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका अपोनेंट कहता है, तो आप यह कहना चाहते हैं कि हमें सारी कार बैन कर देनी चाहिए और सबको बसों में सफर करने पर मजबूर कर देना चाहिए। यह तो लोगों की आजादी छीनना हुआ। उसने आपकी छोटी सी बात को एक एक्सट्रीम और रेडिकल्स बात में बदल दिया और फिर उस पर हमला किया। उसने एक स्ट्रॉ मैन बनाया और उसे जला दिया। इसका सामना कैसे करें? बहुत ही साफ और सीधे तरीके से उस मिस रिप्रेजेंटेशन को पॉइंट आउट कीजिए। नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मेरा असली तर्क यह है कि कृपया मेरे मुंह में अपने शब्द न डालें। आपको अपने असली तर्क को बार बार और साफ साफ दोहराना होगा। उसे अपने बनाए हुए पुतले से लड़ने मत दीजिए। चैप्टर 4 द रूल ऑफ 3। इंसानी दिमाग 3 के पैटर्न को पसंद करता है। कहानियों में 3 राजकुमार होते हैं। 3 इच्छाएं होती हैं। रेडी सेट गो ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। 3 का पैटर्न दिमाग को कंप्लीट, सेटिस्फाइंग और मेमोरेबल लगता है। मेहंदी हसन कहते हैं कि महान कम्युनिकेटर्स इस रूल ऑफ 3 का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको अपनी बात रखनी हो तो उसे 3 पॉइंट्स में तोड़ने की कोशिश कीजिए। यह आपके तर्क को एक क्लियर स्ट्रक्चर और रिदम देता है। यह सुनने वाले के लिए आपकी बात को प्रोसेस करना और याद रखना आसान बना देता है। एग्जाम्पल, एक सीईओ जो अपनी कंपनी का फ्यूचर प्लान बता रहा है। वह कह सकता है, आवर स्ट्रेटजी हैज 3 की पिलर्स। फर्स्ट, वी विल इनोवेट आवर प्रोडक्ट्स। सेकंड, वी विल एक्सपेंड इन न्यू मार्केट्स एंड थर्ड, वी विल इन्वेस्ट इन आवर पीपल। हमारी स्ट्रेटजी के 3 मुख्य स्तंभ हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यह एक लंबे बोरिंग भाषण से कहीं ज्यादा ताकतवर और यादगार है। स्टीव जॉब्स इस टेक्निक के मास्टर थे। यह सिर्फ पॉइंट्स तक ही सीमित नहीं है। आप एडजेक्टिव्स के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट फास्टर, चीपर एंड बेटर है। यह आपकी भाषा को एक पोएटिकल क्वालिटी देता है जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड पर असर करती है। अपनी अगली स्पीच या ईमेल में 3 के जादू को आजमा कर देखिए। चैप्टर 5 द पावर ऑफ द पॉज। बहस में हमेशा बोलते रहना ताकत की निशानी नहीं है। असली ताकत खामोशी को कंट्रोल करने में है। एक वेल टाइम्ड पॉज ठहराव आपके सबसे ताकतवर शब्द से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। जब आप एक जरूरी पॉइंट कहने से ठीक पहले 1 सेकंड के लिए रुकते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप स्पेस बना रहे हैं। आप ऑडियंस के दिमाग को रेडी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, अब जो आने वाला है वह जरूरी है। ध्यान से सुनो। और जब आप एक जरूरी पॉइंट कहने के बाद रुकते हैं तो आप अपनी ऑडियंस को उस बात को ऑब्जर्व करने का, उसे महसूस करने का समय दे रहे हैं। आप अपने शब्दों को ब्रीथ करने का मौका दे रहे हैं। एग्जाम्पल, बराक ओबामा पॉजेस के मास्टर माने जाते हैं। वो अपनी स्पीच में अक्सर की फ्रेज के बीच में लंबी ड्रामेटिक खामोशी का इस्तेमाल करते थे।
वी आर द वंस वी हैव बीन वेटिंग फॉर, वी आर द चेंज दैट वी सी। वो पॉज दूसरे वाक्य को 100 गुना ज्यादा ताकतवर बना देता था। हम अक्सर खामोशी से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम चुप हो गए तो लोग सोचेंगे कि हम भूल गए, पर सच इसका उल्टा है। कंट्रोल्ड साइलेंस कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी का सबसे बड़ा सिग्नल है। यह दिखाता है कि आप हुर्री में नहीं हैं। यू आर इन कमांड। चैप्टर 6 भावनाओं का हथियार। एरिस्टोटल ने 2000 साल पहले कहा था कि परसुएशन मनाने की कला के 3 स्तंभ हैं। लोगोस तर्क, इथोस आपकी क्रेडेंशियल और पैथोस भावना। हम अक्सर लोगोस फैक्ट्स एंड डाटा पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, पर मेहदी हसन हमें याद दिलाते हैं कि इंसान तर्क से नहीं भावनाओं से फैसले लेता है। पैथोस आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपको सिर्फ यह साबित नहीं करना कि आप सही हैं। आपको अपनी ऑडियंस को यह महसूस कराना है कि आप सही हैं। आपको उनके दिल से कनेक्ट करना है, सिर्फ दिमाग से नहीं, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कहानी सुनाना। एग्जाम्पल, आपको क्लाइमेट चेंज पर एक डिबेट जीतनी है। आप ग्लेशियर के पिघलने के बहुत सारे आंकड़े और चार्ट्स दिखा सकते हैं लोगों, या आप एक किसान की कहानी सुना सकते हैं जिसकी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई। आप उसकी उम्मीद और उसके दर्द को ऑडियंस को महसूस करा सकते हैं। पैथोस कौन सी अप्रोच लोगों को एक्शन लेने के लिए ज्यादा इंस्पायर करेगी? अपनी बातों में पर्सनल स्टोरीज, एनेक्डोट्स और इमोशन लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। डाटा दिमाग को इन्फॉर्म करता है, पर इमोशन दिल को मूव करता है, और जब दिल मूव होता है तो दिमाग पीछे पीछे आ जाता है। चैप्टर 7 रेप्टिशन। रेप्टिशन प्रोपोगेंडा का सबसे बड़ा नियम क्या है? एक झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वह सच लगने लगे। यह एक खतरनाक टूल है, पर दोहराव एक न्यूट्रल टूल है। आप इसका इस्तेमाल सच को और ज्यादा सच बनाने के लिए भी कर सकते हैं। भीड़ का दिमाग नई और कॉम्प्लेक्स चीजों को पसंद नहीं करता। वह जानी पहचानी चीजों पर ज्यादा भरोसा करता है। जब आप एक ही मैसेज को बार बार अलग अलग तरीकों से सुनते हैं, तो वह मैसेज आपके दिमाग में फेमिलियर और ट्रू लगने लगता है। एग्जाम्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मैं एक सपना देखता हूँ भाषण। उन्होंने उस फ्रेज को 8 बार दोहराया। हर बार उस रेपिटेशन ने मैसेज को और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा हिप्नोटिक बना दिया। वो उस सपने को ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड में होमवर्क कर रहे थे। अपनी बहस में अपना कोर मैसेज, यानी वो एक सिंगल आइडिया जिसे आप चाहते हैं कि लोग याद रखें, उसे पहचानिए और फिर उसे शुरुआत में, बीच में और अंत में बार बार दोहराइए, जैसे गाने का कोरस होता है। लोग शायद आपकी सारी दलीलें भूल जाएंगे, पर वह आपका कोरस कभी नहीं भूलेंगे। चैप्टर 8 द पावर ऑफ वाई। जब कोई आप पर हमला करता है या कोई बेतुका दावा करता है तो हमारी प्राकृतिक इंस्टिक्ट होती है डिफेंड करने की या काउंटर अटैक करने की। मेहंदी हसन एक ज्यादा स्मार्ट तरीका सुझाते हैं। सवाल पूछो, खासकर क्यों? जब आप किसी से पूछते हैं आप ऐसा क्यों मानते हैं या इस दावे का आपके पास क्या सबूत है, तो आप 2 बहुत ही शक्तिशाली काम करते हैं। पहला, आप बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का बोझ वापस उस पर डाल देते हैं। अब उसे अपनी बात को जस्टिफाई करना है, आपको नहीं। दूसरा और ज्यादा जरूरी, आप अक्सर उसे एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की स्ट्रांग ओपिनियंस फैक्ट्स पर नहीं, फीलिंग्स पर आधारित होती हैं। उनके पास अपने क्यों का कोई अच्छा जवाब होता ही नहीं है।
एग्जाम्पल, कोई कहता है आजकल के नौजवान बहुत आलसी हैं। आप लड़ने की बजाय पूछ सकते हैं, इंटरेस्टिंग, आलसी से आपका ठीक ठीक मतलब क्या है? और आपके पास इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या डाटा है? अक्सर सामने वाला निरुत्तर हो जाएगा। आपने बिना हमला किए उसके आर्गुमेंट की हवा निकाल दी। इसे सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। चैप्टर 9, कंसेशन, लड़ाई जीतने के लिए एक कदम पीछे हटना। बहस हमेशा शून्य सूम गेम नहीं होती, जहां एक की जीत दूसरे की हार हो। कभी कभी लड़ाई जीतने का सबसे अच्छा तरीका एक छोटी सी लड़ाई हार जाना होता है। इसे स्ट्रेटेजिक कॉन्सेशन कहते हैं। इसका मतलब है अपने अपोनेंट के किसी छोटे या वैलिड पॉइंट को मान लेना। हाँ, आपकी इस बात में दम है। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। यह सुनने में हार जैसा लगता है, पर यह एक बहुत ही चालाक साइकोलॉजिकल मूव है। जब आप एक कंसेशन देते हैं तो आप अपोनेंट को डिजार्म कर देते हैं। उसे लगता है कि आप एक रीजनेबल इंसान हैं, दुश्मन नहीं। उसका डिफेंसिव गार्ड नीचे आ जाता है और वह आपकी बड़ी बात को सुनने के लिए ज्यादा ओपन हो जाता है। एग्जाम्पल, आप अपने बॉस से सैलरी के लिए बात कर रहे हैं। बॉस कहता है, पर पिछले क्वार्टर में तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। आप लड़ने की बजाय कह सकते हैं, यू आर राइट सर, मैं मानता हूं कि पिछले क्वार्टर में मैं और बेहतर कर सकता था और मैंने उस फीडबैक से सीखा है। इसीलिए इस क्वार्टर में मैंने X, Y और Z अचीव किया है। आपने एक छोटी सी बात मानकर उसे अपनी बड़ी बात कहने का प्लेटफॉर्म बना लिया। चैप्टर 10, आखिरी शब्द हमेशा आपका हो। मेहंदी हसन कहते हैं कि एक बहस में सिर्फ ओपनिंग ही नहीं, क्लोजिंग भी उतनी ही जरूरी है। आपको हमेशा आखिरी शब्द, द लास्ट वर्ड कहने का लक्ष्य रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेसेंसी इफेक्ट नाम की एक साइकोलॉजिकल बायस है। हमारा दिमाग जो चीज आखिर में सुनता है उसे सबसे ज्यादा याद रखता है। अगर आपका ओपोनेंट आखिर में एक दमदार इमोशन पॉइंट कहकर बहस खत्म कर देता है तो ऑडियंस के दिमाग में वही बात गूंजती रहेगी, भले ही आपने पूरी बहस में बेहतर तर्क दिए हो। एग्जाम्पल, एक टीवी बहस जो खत्म होने वाली है। मॉडरेटर कहता है, आपके पास 30 सेकंड है। एक औसत डिबेटर अपने पुराने पॉइंट्स को समराइज करेगा। एक क्लोजर एक नई ताकतवर और इमोशन क्लोजिंग स्टेटमेंट पहले से तैयार करके आएगा। एक ऐसा पंच लाइन जो लोगों को घर जाकर भी सोचने पर मजबूर कर दे। अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट हमेशा तैयार रखें। वह सिंपल, मेमोरेबल और इमोशन होनी चाहिए। यह आपकी बहस का फुल स्टॉप है। एक ऐसा फुल स्टॉप जो यह साफ कर दे कि गेम खत्म हो चुका है और आप जीत चुके हैं। यह 10 नियम इस किताब के सबसे जरूरी है और अब आप इन्हें अपने जीवन में उतारें और अपनी जीत पक्की करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नई समरी सुनने के लिए